हेलो गाइस, प्रणाम आप सभी को। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रांतिवीर मैथमेटिक्स पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल क्या होता है, क्या इसकी प्रॉपर्टीज़ होती हैं, और इसके ऊपर बेस्ड आगे बहुत सारे लीनियर अलजेब्रा के कंसेप्ट हम करने वाले हैं। तो देखिए, लीनियर फंक्शनल क्या होता है। लीनियर फंक्शनल जस्ट एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन होती है। देखिए, हमने लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन किया है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन क्या करती है, वो किसी भी वेक्टर स्पेस से वेक्टर स्पेस पे ही मैप करती है। बट लीनियर फंक्शनल क्या करता है, उसको हम जनरली एल से ऐसे डिवाइड करते हैं किसी भी फंक्शनल को, या किसी भी ऐप से किसी से भी डिवाइड कर सकते हैं। वो वेक्टर स्पेस से फील्ड के ऊपर मैप करता है, और उसी फील्ड के ऊपर मैप करता है जिस फील्ड पे वेक्टर स्पेस डिफाइन होता है। ओके। तो लीनियर फंक्शनल जो है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन के बहुत सारे टूल्स में बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। जैसे कोऑर्डिनेट में, लीनियर इक्वेशंस में बहुत हेल्पफुल रहता है। तो इसका हम आज करेंगे। देखिए, मान लीजिए हमारे पास क्या है, एक वेक्टर स्पेस है V ओवर F। ओके, हम डिफाइन करते हैं F कोई भी फंक्शन कहाँ से, V ओवर F टू F। इफ़ एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, यदि ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, इफ एफ इज लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन, देन वी से दैट एफ इज लीनियर फंक्शनल। लीनियर फंक्शनल, बस यही लीनियर फंक्शनल होता है। इसके अगर हम एग्जांपल्स की बात करें, तो लीनियर फंक्शनल के एग्जांपल हम देखें तो देखिए, लीनियर फंक्शनल के एग्जांपल क्या होंगे। मान लीजिए हमारे पास कोई भी V एक वेक्टर स्पेस है, या कोई भी एफ एन मान लीजिए, मतलब वेक्टर स्पेस मान लीजिए जहाँ फील्ड है। ये एफ एन ओवर एफ हमारे पास वेक्टर स्पेस हमने मान लिया। अब हम क्या करेंगे, जो इसमें एलिमेंट्स जो आएंगे x1 x2 x3 ऐसे करके, या हम इसको कोई भी वेक्टर स्पेस मान लेते हैं V ओवर एफ। देन अगर हम f को डिफाइन करें ऐसे, f x1 xn, जहाँ इसका डायमेंशन n है, डायमेंशन इज n। इसको अगर मैप करते हैं a1 x1 प्लस a2 x2 ऐसे प्लस an xn, इसको अगर हम ऐसे डिफाइन करते हैं तो ये हमारे पास लीनियर फंक्शनल बनता है। क्योंकि देखिए, ये किसको मैप करता है, v के एलिमेंट्स को। कहाँ मैप करता है, फील्ड के ऊपर एलिमेंट करता है, मतलब फील्ड के एलिमेंट में इसको मैप करता है। ओके, x1 x2 ये कहाँ के एलिमेंट है, ओवर f है, तो ये एलिमेंट f की ही है, और इनका मल्टीप्लिकेशन a1 a2 f से बिलोंग कर रहे हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी तो f में ही जाएगा ना। तो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा लीनियर फंक्शनल बनेगा। और इसको हम ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं कि f हमारा क्या है, एक ऐसा लीनियर फंक्शनल है। मैट्रिक्स फॉर्म में अगर हम इसको देखें तो ये एक ऐसा हमारा लीनियर फंक्शनल बनेगा। ओके, ये हमारा लीनियर फंक्शनल है। इसको अगर हम अप्लाई करेंगे x1 x2 पे, तो ये ऐसे अप्लाई हो जाएगा x1 xn, ऐसे अप्लाई होकर के, और हमारे पास इक्वल में यही आ जाएगा। तो ये हमारा लीनियर फंक्शनल बन गया। और एक चीज़ और हम यहाँ देखेंगे कि कोई भी लीनियर फंक्शनल है, एवरी लीनियर फंक्शनल ऑन एफ एन, एवरी लीनियर फंक्शनल ऑन एफ एन इज ऑफ दिस फॉर्म। वो ऐसी ही फॉर्म का बनता है जैसे हमने ऊपर किया ना, a1 x1 x2 ऐसे, इसी फॉर्म का वो बनेगा। देखिए कैसे, कोई भी मान लीजिए लीनियर फंक्शनल है, उसको हम अप्लाई करते हैं v के x1 x2 xn पे, ये इसकी डेफिनेशन है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, f ऑफ समेशन, इसको हम कैसे, इस वेक्टर को हम कैसे लिख सकते हैं। देखिए, x1 0 0 0 ऐसे, x2 0 0, और लास्ट में xn,
ये सब जब हम इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, इसके इक्वल में ये क्वांटिटी आएगी। अब ये क्या हुआ, x1 इंटू एप्सिलॉन 1, x2 इंटू एप्सिलॉन 2, जहाँ पर हमारे पास एप्सिलॉन 1 टू एप्सिलॉन n क्या है, स्टैंडर्ड बेसिस के एलिमेंट्स हैं, जो एफ एन के स्टैंडर्ड बेसिस जो होती है ना आर एन की, उसके एलिमेंट्स हैं। तो इनको हम कैसे लिख सकते हैं, देखिए समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू n एक्स जे एप्सिलॉन जे, ऐसे हम इसको लिख सकते हैं। और एफ हमारे पास क्या है, ये लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी तो है, तो हम इसको कैसे लिख देंगे, समेशन जे इज इक्वल टू 1 टू n एक्स जे एफ ऑफ एप्सिलॉन जे। अब एफ ऑफ एप्सिलॉन जे को हम मान लेते हैं क्या, ए जे। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, जे इज इक्वल टू 1 टू n एक्स जे। एफ अगर लीनियर फंक्शनल है ई जे एप्सिलॉन जे, तो ये किसी न किसी एक नंबर पे लेके जाएगा जो फील्ड में होगा, तो ये हमारे पास हो जाएगा ए जे। तो सभी लीनियर फंक्शनल जो भी हमारे पास होंगे वो इस फॉर्म में हम उनको लिख सकते हैं। x1 पे अगर वो लग रहे हैं तो x1 a1 प्लस x2 a2 प्लस एंड सो ऑन अप टू xn प्लस xn इंटू an, ऐसे हम इनको लिख सकते हैं। और अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो और एग्जाम्पल हमारे पास क्या आ जाएगा, ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स आ जाएगा। ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स, कोई भी मैट्रिक्स है उसका ट्रेस अगर हम ले रहे हैं तो वो भी एक लीनियर फंक्शनल होगा, जिसको हम अगर डिफाइन करें तो वो क्या होगा, एम मैट्रिक्स n क्रॉस n और f, ये हमारा स्पेस है n क्रॉस n मैट्रिक्स का। इससे ट्रेस ऑफ m पे हम डिफाइन कर देंगे, तो जो ट्रेस है वो एलिमेंट्स फील्ड के ही एलिमेंट हैं, तो यूजुअली वो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी बनाएगा और वो लीनियर फंक्शनल हमारा बन जाएगा। और अगर हम बात करें v कोई भी स्पेस है पोलिनोमियल फंक्शंस का फ्रॉम f टू इटसेल्फ, मतलब v क्या है, कोई भी स्पेस है। देखिए नेक्स्ट एग्जांपल, v क्या है, कोई स्पेस है, स्पेस किसका, स्पेस ऑफ ऑल पोलिनोमियल फंक्शन, पोलिनोमियल्स का कोई भी हमारे पास ये स्पेस है मान लीजिए। अगर पोलिनोमियल का स्पेस हमारे पास है तो उस पर हम क्या अप्लाई करेंगे, देखिए हम डिफाइन कर रहे हैं एल टी पी। अब पी पोलिनोमियल स्पेस से आ रहा है तो इस पे अप्लाई क्या हो, इसका मतलब क्या हुआ, अगर इस पे हम अप्लाई करेंगे तो पी टी इसको हम बना दे रहे हैं कि कोई भी पोलिनोमियल आओ उसकी वैल्यू टी पे वैल्यू क्या होगी, ये भी एक लीनियर फंक्शनल होगा। क्योंकि ये चेक कर लीजिएगा आप अपने आप से, यदि हम इसको चेक करेंगे ना तो लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी ये बनाएगा, और जो पीटी का जो एलिमेंट जो आएगा वो भी हमारे पास एलिमेंट फील्ड का ही एलिमेंट आएगा। ओके, और नेक्स्ट हम एग्जांपल अगर देखें तो कंटिन्यूस फंक्शंस का हम देख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल हम देखते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, कंटिन्यूस फंक्शन हम मान लेते हैं v कोई भी स्पेस है, किसका स्पेस है, सी ए बी, क्लोज्ड इंटरवल ए बी पे कंटिन्यूस फंक्शंस का, रियल वैल्यूड फंक्शंस। ओके, और ये कंटिन्यूस हो गए और रियल वैल्यूड फंक्शन हो गए, तो हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ हमारा लीनियर फंक्शनल कोई भी जी मान लीजिए इससे बिलोंग करता है, कोई भी जी, देन हम कैसे डिफाइन करेंगे, इंटीग्रेशन ओवर फ्रॉम ए टू बी जी टी डी टी, दिस आल्सो रिप्रेजेंट ए लीनियर फंक्शनल। ओके, ये भी एक लीनियर फंक्शनल बनेगा। इन सबको आप एक बार ट्राई कीजिएगा, अगर आप इसमें आपको कोई भी कॉन्ट्राडिक्शन वाली बात यहाँ आपको नहीं मिलेगी तो ऐसा है। देखिए अब हमारे पास क्या है, वी एफ मान लीजिए हमने पहले क्या किया था, हम करके आए हैं एल वी डब्ल्यू, ये हमने पहले की वीडियो में कर रखा है और इस पे बेस्ड सभी थ्योरम्स प्रूव कर रखी हैं। पीछे प्लेलिस्ट में अगर आप देखोगे तो आपको ये मिल जाएगा और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल भी दूंगा, तो आप उसको देख सकते हैं। एल वी डब्ल्यू हमने देखा था, ये क्या था, सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन थी, सभी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वी इंटू डब्ल्यू, और इसका डायमेंशन भी हमारे पास एम एन हमने प्रूव किया था, एम इंटू एन, जहाँ एम इसका डायमेंशन था और एन इसका डायमेंशन था, ऐसा हमने प्रूव किया था। अब हम क्या बात करते हैं कि सभी कोलेक्शन करते हैं, लीनियर फंक्शनल का भी हम कोलेक्शन कर सकते हैं। तो देखिए उसको हम कैसे करेंगे, मान लीजिए हमारे पास V कोई भी वेक्टर स्पेस है ओवर द फील्ड F।
अगर एफ हमारे वी हमारे पास वेक्टर स्पेस है तो कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर, देन कलेक्शन ऑफ ऑल लीनियर फंक्शनल, देखिए मैं लीनियर को एल आर डायरेक्टली शॉर्ट में लिख रहा हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करिएगा। पीछे भी मैंने कई बार लिखा और आप भी आगे भी मैं, और फंक्शनल को मैं यहाँ पर एफ सी एल भी लिख सकता हूँ या कुछ भी आपको रिप्रेजेंट मैं बता दूंगा। ऐसे लीनियर फंक्शनल ऑन वी फॉर्म ए वेक्टर स्पेस, ये एक वेक्टर स्पेस जनरेट करते हैं कि सभी अगर हम कोलेक्ट कर लें सभी लीनियर फंक्शनल को v ओवर एफ, लीनियर फंक्शनल सिंपली सी बात है, v और ओवर एफ कोई भी लीनियर फंक्शनल v ओवर एफ से f पे होगा डिफाइन, ऐसा ही लीनियर फंक्शनल होगा। तो अगर हम सभी लीनियर फंक्शनल ले लेते हैं तो वो सभी एक स्पेस बनाते हैं, ओके, और उसको हम क्या बोलते हैं, एल वी एफ, इससे हम इसको डिनोट करते हैं। एल वहाँ पर देखिए, यहाँ पर हम एल वी डब्ल्यू से डिनोट करते थे, v से w में जा रहा था, यहाँ पर v से कहाँ जा रहा है, f में जा रहा है। इसको हम डिनोट करेंगे किससे, v स्टार से, v स्टार ड्यूल स्पेस ऑफ v, इसको हम बोलेंगे ड्यूल स्पेस ऑफ v। ये v का ड्यूल स्पेस से हम इसको प्रोनाउंसिएशन इसका करेंगे v स्टार, ओके। और ये एक वेक्टर स्पेस बनाता है, देन सिंपली इसका कोई डायमेंशन तो इसका भी होगा। डायमेंशन की हम बात करेंगे, अगर v हमारा फाइनाइट डायमेंशनल है, इफ वी हैव v फाइनाइट डायमेंशनल, इफ v इज फाइनाइट डायमेंशनल, देन जो डायमेंशन जो होंगे v स्टार के, मतलब एल वी एफ के डायमेंशन v के डायमेंशन के इक्वल होंगे, ऐसा इन्होंने बोला है। और ये केस देखिए, ये एक बार क्वेश्चन भी आया था, शायद गेट में था या पता नहीं नेट में या एनबीएचएम में, देखिए वहाँ पर v का डायमेंशन फाइनाइट की बात नहीं थी और डायमेंशन की बात दे रखी थी। तो अगर ये इनफाइनाइट हो जाता है, v का डायमेंशन इनफाइनाइट हो जाता है, तो हम इसको नहीं कह सकते, ये वी कैन नॉट से दैट डायमेंशन ऑफ v स्टार इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ v, ओके। now we prove that dimension of v star is equal to dimension of v. How we prove, see here, let b, v denote by this b, basis for v, okay, basis for v, let basis for v is alpha 1, alpha 2, alpha n, these are basis for v. So by theorem, we already discussed a theorem in the lecture 1 of linear transformation chapter 3, okay, and in the playlist we can see that theorem with proof. So then what say theorem 1? Theorem 1 says that there is a unique linear functional f, there is unique linear ट्रांसफॉर्मेशन जो मैप करती है, देखिए इसको हम थ्योरम 1 की हम स्टेटमेंट दोबारा से लिखते हैं, तो वो क्या कहती है, लेट वी हैव बेसिस फॉर बी, वी इज इक्वल टू अल्फा 1, अल्फा एन, बेसिस, दिस इज बेसिस फॉर वी, एंड वी हैव एन कलेक्शन ऑफ एलिमेंट बीटा 1, बीटा एन इन डब्ल्यू, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम बेसिस ऑफ अल्फा 1 अल्फा 2 को मैप करने वाली, मतलब एफ ऑफ अल्फा 1 इज इक्वल टू बीटा 1, ऐसे स्पेशली मैप करने वाली ये एक हमारे पास क्या मिलेगी, ये देखिए वेक्टर टू वेक्टर में मैप कर रही है, ऐसी मैप करने वाली एक लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिलेगी हमारे पास, ये बोलते थ्योरम 1। अब ऐसे ही हमारे पास क्या मिलेगा, हमारे पास ऐसे ही एफ आई ऐसे फंक्शंस मिलेंगे, देखिए ये हमने क्या माना, बेसिस मानी वी की, ओके, देन देयर इज यूनिक लीनियर फंक्शनल, अगर हम इसको लैंग्वेज में थोड़ा लिखें, बाय थ्योरम 1
there is a unique linear functional fi on v सच दैट। देखिए, हमने बोला कि एक यूनिक लीनियर फंक्शनल हमारे पास क्या करेगा, एक पर्टिकुलर एक बेसिस एलिमेंट्स को पार्टिकुलर बीटा 1 बीटा 2 पे मैप करने वाला मिलेगा। तो हम मान लेते हैं हमारे पास एक एफ आई है जो क्या करता है, एफ आई अल्फ़ा 1 को तो अल्फ़ा आई को ये मैप करता है 1 पे, और अल्फ़ा जे को ये मैप करता है 0 पे, जहाँ आई क्या है, नॉट इक्वल टू जे है। ऐसे ही हमारे पास क्या एफ आईज मिलेंगे, हमको ऐसे एफ आई मिलेंगे कि देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हम मानते हैं कि हमारे पास वेक्टर क्या है, अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2, ये हमारे पास वेक्टर्स हैं, और बीटा 1 बीटा 2 की जगह हम मान लेते हैं 1 0 0, और अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 है। अब अल्फ़ा 1 अल्फ़ा 2 अल्फ़ा एन को भी हम लिख लेते हैं ये। अब अल्फ़ा 1 को इस पे मैप करने वाला फंक्शनल हमारे पास क्या है, एफ आई, जो अल्फ़ा 1 को इस पे मैप करता है, अल्फ़ा 2 को 0 पे, अल्फ़ा 3 को इस पे, ऐसे ऐसे। फिर हमारे पास ये f1 की मैपिंग है। अगर हम f2 को देखें तो f2 क्या करेगा, अल्फ़ा 1 को 0 पे, फिर हमें दूसरा एक सेट कंसीडर करना पड़ेगा जो क्या होगा 0 1 0 0। ये हम थ्योरम की हिसाब से ये बीटा 1 बीटा 2 की वैल्यूज़ को चेंज करते जा रहे हैं। तो हमारे पास ऐसे एफ आईज मिलेंगे, देर एग्जिस्ट एफ आई सच दैट एफ आई अल्फ़ा जे इज इक्वल टू डेल आई जे। वह डेल आई जे क्या होता है, हमारे पास क्रोनेकर डेल्टा को हम इससे डिनोट करते हैं, और ये होता है 1 इफ़ आई इज इक्वल टू जे एंड 0 इफ़ आई नॉट इक्वल टू जे। ये हमारे पास होता है क्रोनेकर डेल्टा। ओके, तो यहाँ पर हमने देखिए प्रूव करने के लिए अब तक हमने क्या किया है, हमारे पास मान लीजिए बी बेसिस आई है वी की, और थ्योरम 1 के हिसाब से वहाँ पे ऐसे फंक्शनल एग्जिस्ट करेंगे, लीनियर फंक्शनल ऐसे एग्जिस्ट करेंगे जो इस प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई कर रहे होंगे। अल्फ़ा जे बिलोंग टू बेसिस एलिमेंट, ये बेसिस एलिमेंट ऑलरेडी है। इन दिस वे वी obtain from B a set of n distinct linear functional. From this we obtain a set of linear functional f1 f2 fn, where f1 alpha 1 is equal to 1 and f1 alpha 2 alpha j is equal to 0, where j not equal to 1, and same for f2 f3 f4 fn. Okay, these functional are also Li. We now prove that these function f1 f2 fn, in number these are n, and dimension of we have n, we have also dimension of v also n. Now only we have to prove that these are linear independent. Then we can say that dimension of v is equal to dimension of v star, or dimension of space of linear functional on Vf. Okay, how we prove these are linearly independent? See, let f is equal to summation I is equal to 1 to n ci fi. Okay, we consider any function f from v star and write it in the linear combination of these elements. Okay, we now prove that if f is equal to 0, then ci all are 0. And how we prove that? See here, we operate this function to alpha j. Okay, f of alpha j is equal to summation I is equal to 1 to n ci fi alpha j. Okay, now alpha f of alpha j is equal to summation I is equal to 1 to n ci f I अल्फ़ा j हमने पहले ही किया है कि f I अल्फ़ा j हमारे पास क्या है, डेल आई जे।
Okay, now we can write this as ci del ij, and we know that del ij is equal to 1 only if I is equal to j. So from here we see that now we can see here, if ci delta ij, if we take I is equal to 1 2 3 4 other than j, then we know that del ij is equal to 0 and terms, complete term will become 0. So this term will be non-zero when, only when I is equal to j. Okay, and then this is equal to cj. Okay, this will become cj if we take f as 0, means if f is 0 functional. 0 functional means this map all alpha i's to 0. Okay, if we take this 0 functional, then we will get 0 is equal to cj for all j from 1 to n. Okay, from here we can see that if we take f is equal to 0 in this linear combination, if we take f is equal to 0, then we will get, what we will get, we will get ci all are 0, all ci are 0, then we will get all ci are 0. So by definition of linearly independency, we can say that f1, f2 and fn all are linearly independent. Okay, now we will see that these are li and these have number n in counting. So we can say that f1 f2 fn is basis for v star. Okay, basis for v star. And v star, what is v star? V star is dual space for v, so we can say that this is dual basis. Okay, f1 f2 fn called by dual basis, and we denote it by b star. If we denote alpha 1 alpha 2 by b, then we denote b star as f1 f2 fn. Okay, now we will do a theorem, too much easy and simple theorem. What we'll say that the theorem statement is, let dimension vf is equal to n, dimension of, let we have a vector space with dimension of n over f, over field f. Okay, if we have dimension of vn, then we have also a basis for v, suppose that is alpha 1 alpha n elements in the basis, then there is unique dual basis. Theorem says that this, then there is unique dual basis b star is equal to f1 fn for v star, such that fi alpha j is equal to del ij, and for each linear functional f on v, we have f is equal to summation I is equal to 1 to n f of alpha I fi, and for each vector we will have
alpha is equal to summation I is equal to 1 to n fi alpha is equal to into alpha I. See carefully what is the theorem. If we have dimension of v n over f and there is basis for v this, then there is unique theorem. What is theorem saying? What are theorem saying? Then there is unique dual basis b star f1 f2 fn such that this satisfy this condition and these both condition also. Okay, now we have to prove this. How this we will give this equation number 1 and 2. Okay, then we have done a proof that f alpha j is equal to cj. Okay, if we write proof, how we prove? Let f is equal to summation I is equal to 1 to n ci fi, and if we operate this on alpha j, we will get f alpha j is equal to cj. We have seen this here. Okay, if we have this, what we can say that cj is equal to alpha j. Similarly, if alpha is equal to, how we can write alpha? Alpha belong to v, so we can write alpha is equal to I is equal to 1 to n xi alpha I. Okay, now if we take this, implies that fj alpha is equal to xi summation I is equal to 1 to n xi fj alpha I. Okay, and we know that fj alpha I is del ij summation I is equal to 1 to n xi del ij, and this is equal to xj. Okay, if we take I different from j, then complete term we will get 0, so we will get this is equal to xj. Okay, xj is equal to fj alpha. Okay, and we have alpha is equal to this, and f alpha j is equal to cj. Now if we combine these both result, we will get alpha is equal to, if we put xj, value of xj, what is the value of xi is equal to fi alpha, value of xj is equal to fj alpha, so value of xi is equal to fi alpha into alpha I. So we have proved the second relation, equation number 2. Okay, and we have already proved that equation first. If we put here the value of ci, means what is the value of ci? F alpha I. Okay, and from here we will get this relation, f is equal to f alpha I fi. Okay, this is very easy theorem, and if we say carefully, what are saying the equation 2, alpha is equal to fi alpha into alpha I. We write the equation 2 separately once. See here, what will this is equation 2. From here we can say that fi alphas, fi
alphas are the coordinate of alpha relative to b, because alpha I belong to b. So from here we can say that fi is coordinate, ith coordinate, okay, of alpha relative to basis b. What is basis for? This is basis for v, we know that. Okay, so guys, next we will see that from here we can call the fi coordinate function for b. If we combine both equation 1 and 2, what we will get? If we combine both equation, we write again that equation f is equal to summation I is equal to 1 to n f alpha I f I. This is our one equation, and what is our second equation? Alpha is equal to summation I is equal to 1 to n f I alpha into alpha I. Okay, from here we can say that if f belong to v star, if f belong to v star, let f of alpha I is equal to alpha I, then where, sorry, इससे पहले where alpha is equal to x1 alpha 1 plus xn alpha n. Okay, then we will get f alpha is equal to alpha 1 x1 plus alpha n xn. Okay, if we apply these conditions, f belong to v star and f alpha I is equal to alpha I, then from these equations we will get f alpha is equal to alpha 1 x1. Okay, and b is a basis, so for each vector, so for each f alpha has the form this. Okay, so thanks guys, thanks for watching this video, and we will discuss tomorrow an examples and in important examples and some other theorems based on linear functional. Okay, bye bye, tata, take care, and please subscribe our channel Karantivir Mathematics for more videos, and suddenly update we can press bell icon. Okay, bye bye, tata.